नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा और स्वागत है आपका आईना सच का के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई सुबह की। एक ऐसी सुबह जहां रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने एक ऐसा वादा किया है जो हर युवा के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, हर युवा को नौकरी की गारंटी। इसके साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे संवेदनशील मामले की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की कथित हत्या का मामला, जिसने कानून के दरवाजों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में पुलिस से लेकर महिला आयोग तक हरकत में आ चुके हैं, लेकिन इस केस में एक ऐसा पहलू सामने आया है जो शायद इस मामले को एक नया मोड़ दे सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने हमारे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है, आवारा कुत्तों की समस्या। भारत में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। सड़कों पर कुत्ते किसके हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है, उन्हें कैसे संभाला जाए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हर तरफ चर्चा हो रही है। और अंत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग हो या फिर आदित्य L1 का सूरज की ओर सफर, ये सभी मिशन न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं। आज हम आपको इसके पीछे के उन वैज्ञानिक, भौगोलिक और रणनीतिक कारणों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो इन दो स्थानों को इसरो के लिए इतना खास बनाते हैं। अब बात करते हैं पहली खबर की। लखनऊ में हाल ही में आयोजित हुए रोजगार महाकुंभ 2025 ने इस वादे को हकीकत में बदल दिया है। यहाँ 50,000 युवाओं को रोजगार देने का बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि 50,000 सपनों, 50,000 परिवारों और 50,000 उम्मीदों की कहानी है। हम इस खबर की पूरी जानकारी को विस्तार से आपको समझाते हैं। इस महाकुंभ का मुख्य लक्ष्य है युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार सही नौकरी देना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कई नवचयनित युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी दिए। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि 2025 तक प्रदेश में 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। यह आंकड़ा बताता है कि सरकार कितनी गंभीरता से इस मुद्दे पर काम कर रही है। यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीति का हिस्सा है। इसी क्रम में सीएम योगी ने श्रम विभाग के श्रम न्याय सेतु पोर्टल और ई कोर्ट पोर्टल का लोकार्पण भी किया। ये पोर्टल्स युवाओं और श्रमिकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इनके जरिए उन्हें कानूनी सहायता और रोजगार से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आसानी से एक ही जगह पर मिल पाएगी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की अपार शक्ति है और सरकार उनकी इस ऊर्जा का उपयोग प्रदेश के विकास के लिए करने को प्रतिबद्ध है। यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि एक ठोस प्रयास है। सरकार ने इस दिशा में कई और महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू की हैं। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना की सफलता पर जोर दिया, जिसमें MSME, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को बहुत मदद मिली है। इस योजना की वजह से कोरोना काल जैसे मुश्किल समय में भी 90% कामगारों को नौकरी मिली रही। इसके अलावा विश्वकर्मा श्रम सम्मान और PM विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वे अपनी कला को व्यवसाय में बदल सकें। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई और बदलाव किए हैं, जिसमें नए उद्योग प्रदेश में आ रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यह सब मिलकर एक मजबूत इकोसिस्टम बना रहा है, जहां सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र में भी नौकरियां बढ़ रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप इस महाकुंभ का हिस्सा कैसे बन सकते हैं।
हमारे पास एक महत्वपूर्ण जानकारी आई जिसके अनुसार 26 से 28 अगस्त 2025 तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले सरकार के रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। आपको अपनी सभी शैक्षिक योग्यताएं और अपना बायोडाटा इस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। और यहाँ एक बहुत ही खास बात है, यह पोर्टल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। इस पर जापान, जर्मनी और इजराइल जैसे देशों में भी नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। यानी यह सिर्फ घरेलू नौकरी नहीं बल्कि ग्लोबल करियर का मौका भी दे रहा है। इस महाकुंभ में एक और खास बात है एआई प्रशिक्षण मंडल। यहाँ डिजिटल कौशल और एआई आधारित नौकरी की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह दिखाता है कि सरकार भविष्य की जरूरतों को भी समझ रही है और युवाओं को उसके लिए तैयार कर रही है। तो अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस पोर्टल पर जाएं, अपना पंजीकरण कराएं और इस महाकुंभ में भाग लें। हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है। यह सिर्फ एक शुरुआत है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे और भी कदम उठाए जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। 21 अगस्त की रात ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 26 वर्षीय निक्की की आग में झुलसकर मौत हो गई। मौत का आरोप उसके ससुराल पक्ष पर है और मुख्य आरोपी उसका पति विपिन है। इस बीच सोशल मीडिया पर निक्की के साथ मारपीट और जलते हुए उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है, जो कथित तौर पर उसकी बहन ने बनाई थी। आरोपी समेत उसका पूरा परिवार हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा और संवेदनशील पहलू है निक्की का 6 साल का बेटा। बच्चे का कहना है कि उसकी मां के साथ उसके पिता ने मारपीट की और कुछ डालकर लाइटर लगा दिया। बच्चे के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच दो तरह की बातें हो रही हैं। एक खेमा कह रहा है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उसके बयान को आधार मानकर तुरंत फैसला कर देना चाहिए। वहीं दूसरा खेमा कह रहा है कि बच्चा बहकावे में आकर या किसी के सिखाने पर भी बयान दे सकता है। ऐसे में इतनी बड़ी बात पर सिर्फ एक छोटे बच्चे की बात के आधार पर फैसला नहीं लिया जा सकता। तो सवाल यह उठता है कि क्या सच में एक नाबालिग की गवाही किसी गंभीर मामले में उतनी ही अहमियत रखती है जितनी कि एक वयस्क की? क्या भारतीय कानून में बच्चों के बयान को सबूत माना जाता है? हम इस मुद्दे को समझते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि हमारी पूरी न्याय व्यवस्था का सवाल है। कोर्ट के सीनियर वकील बताते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में गवाह बनने की न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि बच्चा चाहे जितना भी कम उम्र का हो, अगर अदालत को यह यकीन हो जाए कि वह सवालों को समझ सकता है और उनके सही जवाब दे सकता है, तो उसका बयान पूरी तरह से वैध माना जाएगा। आपको बता दें कि इसी साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें एक 7 साल की बच्ची अकेली गवाह थी। केस में उसके पिता ही उसकी मां की हत्या के आरोपी थे। बच्ची चश्मदीद थी। मामले में जज ने खुद बच्ची से बात की ताकि उसकी समझ और तर्क करने की क्षमता को परखा जा सके। जब जज को यकीन हो गया कि बच्ची समझदार है, तो उन्होंने उसी 7 साल की बच्ची की गवाही पर उसके पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह दिखाता है कि भारतीय अदालत उम्र के आधार पर किसी की गवाही को खारिज नहीं करती। अब सवाल यह है कि अगर बच्चे का बयान इतना अहम है, तो क्या उससे भी उसी तरह से बयान दर्ज कराना पड़ता है जैसे किसी वयस्क को? तो इसका जवाब है नहीं। सीनियर वकील कहते हैं कि बच्चे का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया आम वयस्कों से बिल्कुल अलग है और बहुत ही संवेदनशील होती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक यह प्रक्रिया बेहद नर्म और शालीन ढंग से की जाती है। तो चलिए इस प्रक्रिया को हम समझते हैं। सबसे पहले दिल्ली की तरह ही उसकी हर जिला अदालत में चाइल्ड विटनेस रूम बनाए गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस और फिर मजिस्ट्रेट के सामने बच्चे का बयान दर्ज होता है, लेकिन अदालत में गवाही के लिए बच्चों को समन नहीं भेजा जाता। इसके बजाय उनके लिए गाड़ी और एक रिसोर्स पर्सन भेजा जाता है।
यह रिसोर्स पर्सन आमतौर पर कोई महिला होती है जो बच्चों के साथ प्यार से पेश आना जानती हो और पहले भी ऐसे मामलों की देखरेख कर चुकी हो। इसके अलावा चाइल्ड विटनेस रूम को बच्चे के हिसाब से सजाया जाता है। वहां चॉकलेट्स, चिप्स और दूसरी खाने पीने की चीजें रखी जाते हैं ताकि बच्चा सहज महसूस कर सके। कमरे में सिर्फ रिसोर्स पर्सन और बच्चा होता है। जज का कमरा अलग होता है जहां उनके साथ स्टेनो, डिफेंस काउंसिल और सरकारी वकील होते हैं। बच्चा एक स्क्रीन पर सिर्फ जज को देख सकता है और उनकी आवाज सुन सकता है। जज को वकील सवाल देते हैं और वही सवाल जज बहुत प्यार से बच्चे से पूछते हैं। अगर बच्चा सवाल ना समझे तो रिसोर्स पर्सन उसे दोहराती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक बच्चा सवाल को सही से ना समझ जाए। और सबसे खास बात यह है कि आरोपी का चेहरा सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही बच्चे को दिखाया जाता है, वो भी उसके सहज होने और गवाही देने के बाद, ताकि बच्चा डर न जाए। लेकिन यहाँ यह डर भी रहता है कि बच्चों को डरा धमकाकर या लालच देकर बयान बदलवाया जा सकता है। अदालत भी इस बात को जानती है, तो इस पर सीनियर वकील बताते हैं कि अगर जज को यह लगे कि बच्चे को सिखाया पढ़ाया गया है या उसका बयान बदला जा रहा है तो जज उस पर ध्यान देते हैं। वे एक ही सवाल को कई बार अलग अलग तरीके से लेकिन प्यार से पूछते हैं ताकि सच का पता चल सके। यह सब बताता है कि बच्चों के बयान को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से दर्ज किया जाता है और इसी वजह से उसकी विश्वसनीयता काफी ज्यादा मानी जाती है। वहीं वयस्कों की गवाही कई बार खारिज हो जाती है। जैसे अगर कोई वयस्क बयान बदलता है तो यह माना जाता है कि वह किसी दबाव या लालच में है। कई बार गवाह होस्टाइल हो जाता है और वह अपनी बात से मुकर जाता है। ऐसे में उसकी गवाही भरोसेमंद नहीं मानी जाती। निक्की की मौत के मामले में अगर बच्चे का बयान सही तरीके से लिया जाता है और अदालत को उसकी गवाही पर यकीन हो जाता है तो यह केस का एक बहुत ही मजबूत सबूत बन सकता है। कानून की यह संवेदनशीलता और सख्ती दोनों ही हमें यह यकीन दिलाती हैं कि न्याय की राह में उम्र कोई बाधा नहीं करती। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। आज हम आपको दुनिया के अलग अलग देशों की नीतियों और कानूनों के बारे में बताएंगे ताकि हम यह समझ सकें कि क्या भारत में इस समस्या का कोई समाधान निकल सकता है। भारत में इस बहस की शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से। दिल्ली एनसीआर के लिए सर्वोच्च अदालत ने पहले कहा था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर्स में डाला जाए और उनकी नसबंदी कराई जाए। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि इस काम में रुकावट डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाद में एक अन्य बेंच ने इस फैसले में थोड़ी तब्दीली की और इसे सिर्फ आक्रामक और रेबीज फैलाने वाले कुत्तों पर ही लागू किया। इस फैसले के बाद देश भर में बहुत बवाल हुआ। कई राज्यों में डॉग लवर्स सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस आदेश को अमानवीय बताया। वहीं पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इसकी कड़ी आलोचना की। इसके व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान दिलाया। यह सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई आवारा कुत्ते इतनी बड़ी समस्या बन चुके हैं और दुनिया के बाकी मुल्क इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं। तो इस मुद्दे को वैश्विक नजरिए से देखते हैं। हर देश में अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश के हिसाब से आवारा कुत्तों से निपटने के लिए अलग अलग नीतियां बनाई गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीदरलैंड की, जिसे दुनिया के लिए एक मिसाल माना जाता है। नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। तो उन्होंने यह कैसे किया? नीदरलैंड ने एक बहुत ही प्रभावी CNVR प्रोग्राम लागू किया। C का मतलब कैच यानी कुत्तों को पकड़ना, N का मतलब न्यूटर यानी नसबंदी करना, V फॉर वैक्सीनेट यानी टीकाकरण करना और R फॉर रिटर्न वापस छोड़ देना। इस प्रोग्राम से रेबीज का खतरा खत्म हो गया और कुत्तों की आबादी भी नियंत्रित हुई। इसके साथ ही नीदरलैंड में जानवरों के प्रति क्रूरता और उन्हें सड़कों पर छोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। इसके लिए एक स्पेशल एनिमल पुलिस फोर्स भी बनाई गई है।
डॉग वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया। वहां पालतू कुत्ता खरीदने पर भारी टैक्स लगता है, जबकि किसी शेल्टर से कुत्ता गोद लेने पर टैक्स में छूट दी जाती है। इससे लोग आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यह एक ऐसा मॉडल है जो भारत जैसे देश के लिए भी बहुत प्रासंगिक हो सकता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की, अमेरिका। यहाँ केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर आवारा कुत्तों को संरक्षण दिया जाता है। कई राज्यों में पालतू कुत्तों के लिए माइक्रोचिपिंग अनिवार्य है। इससे अगर कोई कुत्ता भटक जाए तो उसकी पहचान करके मालिक तक पहुंचाना आसान हो जाता है। वहां स्थानीय एनजीओ और प्रशासन भी आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन यह समस्या अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ब्रिटेन में यहाँ 8 हफ्ते से ज्यादा उम्र के सभी पालतू कुत्तों के लिए माइक्रोचिपिंग अनिवार्य है। इसमें मालिक का मोबाइल नंबर और बाकी जानकारी दर्ज होती है। इससे अगर कोई कुत्ता सड़कों पर मिलता है तो उसे आसानी से मालिक तक पहुंचाया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर्स में भी रखता है। हालांकि यहाँ एक सख्त नियम भी है। अगर तय समय तक कुत्ते के मालिक का पता नहीं चलता तो उसे मारने की कानूनी इजाजत दी गई है। मोरक्को में यहाँ भी CNVR पॉलिसी लागू की गई है। कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन होता है और फिर एक खास टैग लगाकर उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। सरकार ने इनके लिए कम्युनिटी हॉल बनाए हैं, जहां डॉक्टर और पशु चिकित्सक उनकी देखभाल करते हैं। हालांकि यहाँ आवारा कुत्तों की समस्या बहुत बड़ी है और अनुमान के मुताबिक हर साल लाखों लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं। हाल ही में यहाँ एक प्रस्तावित कानून पर बहस छिड़ी है, जिसमें बिना इजाजत आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सजा का प्रावधान है। भूटान एक ऐसा देश है जो कि एक मिसाल है। मार्च 2022 से अक्टूबर 2023 तक भूटान ने 60,000 से भी ज्यादा कुत्तों की नसबंदी कराई। यह प्रोग्राम इतना प्रभावी रहा कि देश के सभी कुत्तों को इसके दायरे में लाया गया। इससे रेबीज और आवारा कुत्तों की समस्या पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। कंबोडिया, यह देश भी बड़े पैमाने पर टीकाकरण करके आवारा कुत्तों की समस्या से निपट रहा है। वहीं सिंगापुर, हांगकांग, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तो आवारा कुत्तों की समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। तो ये थी दुनिया के अलग अलग देशों की कहानियां। भारत में आवारा कुत्ते आज भी बड़ी समस्या है। हर साल रेबीज की वजह से करीब 20,000 मौतें होती हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नसबंदी और टीकाकरण का आदेश दिया। कोर्ट का मानना है कि सड़कें बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने देखा, हमारे नीति निर्माताओं और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का नजरिया अलग है। आवारा कुत्तों को हटाने के बजाय उनके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, जिसमें नसबंदी, टीकाकरण, शेल्टर्स और गोद लेने जैसे उपाय शामिल हों। यह एक जटिल समस्या है जिसका समाधान किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास नहीं है। यह मुद्दा कानून, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की मांग करता है। अब बात करते हैं अंतिम खबर की। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इसरो अपनी सारी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा और बालासोर से ही करता है। क्या इन जगहों में कोई खास बात है? सबसे पहले बात करते हैं श्रीहरिकोटा की, जो इसरो के लिए सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च सेंटर है। यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है और इसे दुनिया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि SDSC-SHAR के नाम से जानती है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्पेस पोर्ट है, जहां से हमारे सबसे बड़े मिशन जैसे चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 लॉन्च किए गए हैं। इसे 1969 में चुना गया था और 1971 में यहां से पहला रॉकेट रोहिणी 125 लॉन्च हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि इसी जगह को क्यों चुना गया? इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी भौगोलिक स्थिति। श्रीहरिकोटा भूमध्य रेखा इक्वेटर के बहुत करीब है। पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड भूमध्य रेखा के पास सबसे ज्यादा होती है।
जब हम रॉकेट को पूर्व दिशा में लॉन्च करते हैं तो पृथ्वी की यह रोटेशनल स्पीड रॉकेट को एक अतिरिक्त धक्का देती है। यह अतिरिक्त गति लगभग 450 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब बात करते हैं कि इससे क्या फायदा होता है। रॉकेट को अपनी शुरुआती गति के लिए कम ईंधन इस्तेमाल करना पड़ता है। कम ईंधन के इस्तेमाल से रॉकेट ज्यादा वजन यानी पेलोड अंतरिक्ष में ले जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किया जाता है, जिसके लिए श्रीहरिकोटा एक आदर्श स्थान है। श्रीहरिकोटा की खास बात सिर्फ उसकी भूमध्य रेखा से दूरी ही नहीं, यह एक द्वीप पर स्थित है जो पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह सुनिश्चित करता है कि रॉकेट का उड़ान पथ यानी फ्लाइट पाथ हमेशा समुद्र के ऊपर रहे। इससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में रॉकेट का मलबा या अवशेष आबादी वाले इलाकों में नहीं गिरता, जिससे सुरक्षा बनी रहती है। इसके अलावा श्रीहरिकोटा की मिट्टी और चट्टानी ढांचा भी बहुत मजबूत है, जो लॉन्च के दौरान होने वाले तीव्र कंपन यानी वाइब्रेशंस को आसानी से सहन कर सकता है। इस केंद्र में फिलहाल 2 लॉन्च पैड्स हैं। फर्स्ट लॉन्च पैड FLP और सेकंड लॉन्च पैड SLP। पहला पैड मुख्य रूप से PSLV और SSLV जैसे छोटे और मध्यम रॉकेट्स के लिए है, जबकि दूसरा GSLV और LVM-3 जैसे भारी रॉकेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। हाल ही में एक तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दे दी गई है, जो 30,000 टन तक के अंतरिक्ष यान को लॉन्च कर पाएगा। यह भारत के गगनयान और चंद्रयान 4 जैसी महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं इसरो के दूसरे लॉन्चिंग स्टेशन की, जो है ओडिशा में। ओडिशा में बालासोर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन मुख्य रूप से इसरो के छोटे और साउंडिंग रॉकेट्स के लिए उपयोग होता है। इसे इसरो रेंज कॉम्प्लेक्स यानी IREX का हिस्सा माना जाता है। बालासोर का उपयोग मुख्य रूप से साउंडिंग रॉकेट्स की टेस्टिंग और छोटे वैज्ञानिक मिशनों के लिए किया जाता है। ये छोटे रॉकेट्स वायुमंडल की स्टडी और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए होते हैं। बालासोर की स्थिति भी काफी रणनीतिक है। यह भी पूर्वी तट पर है, जो समुद्र के ऊपर सुरक्षित उड़ान पथ प्रदान करता है। बालासोर का इस्तेमाल छोटे रॉकेट्स के लिए इसलिए भी होता है क्योंकि यह श्रीहरिकोटा की तुलना में कम व्यस्त है और छोटे मिशनों के लिए जरूरी सुविधाएं यहां आसानी से उपलब्ध हैं। यह स्थान इसरो को अलग अलग प्रकार के मिशनों के लिए लचीलापन देता है। तो श्रीहरिकोटा और बालासोर दोनों ही केंद्र इसरो के लिए बहुत खास हैं और इसके पीछे कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण कारण भी हैं, जैसे भौगोलिक लाभ। दोनों ही केंद्र भारत के पूर्वी तट पर हैं। यह पूर्व दिशा में लॉन्चिंग के लिए आदर्श है क्योंकि इससे पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड का अधिकतम लाभ मिलता है। सुरक्षा है क्योंकि दोनों स्थान समुद्र के करीब हैं, जिससे रॉकेट के अवशेष आबादी वाले इलाकों से दूर समुद्र में गिरते हैं। सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत जरूरी है। मौसम और बुनियादी ढांचा। श्रीहरिकोटा में साल भर अधिकतर समय मौसम लॉन्चिंग के लिए अनुकूल रहता है। इसके अलावा वहां का बुनियादी ढांचा जैसे टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कंट्रोल सेंटर भी विश्व स्तरीय है। बालासोर में भी छोटे मिशनों के लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके पीछे रणनीतिक कारण भी हैं। श्रीहरिकोटा से पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए रॉकेट को डॉग लेग मैन्यूवर करना पड़ता है ताकि वह श्रीलंका के ऊपर से ना उड़े। इससे ईंधन ज्यादा खर्च होता है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए इसरो ने तमिलनाडु के कुलासेकरपट्टिनम में दूसरा स्पेस फोर्ट विकसित करने का प्लान बनाया है, जो सीधे दक्षिण दिशा में लॉन्चिंग कर पाएगा। तो इस तरह श्रीहरिकोटा और बालासोर इसरो के लिए सिर्फ लॉन्चिंग स्टेशन नहीं, बल्कि हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की शान है। इन स्थानों का चयन सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से किया गया है। श्रीहरिकोटा भारत के बड़े और महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए है, जबकि बालासोर छोटे वैज्ञानिक मिशनों के लिए सही है। इन दोनों केंद्रों ने मिलकर भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक मजबूत पहचान दिलाई है।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल तो हो ही जाती है, और व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल तो हो ही जाती है। नमस्कार।